हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो अक्सर किसी भी टेट एग्ज़ाम, चाहे वह जेटेट हो, सीटेट हो या फिर कोई अदर स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं हम लोग उसी टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम विकार। ठीक है? तो इस टॉपिक को हम लोग आज बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पूरा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटेगा। और हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। आप जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं या सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें अक्सर इस टॉपिक से जो है भर-भर के क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहला है अधिगम विकार। तो अधिगम विकार हमारा क्या होगा? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अधिगम यानी कि सीखने में विकार, यानी कि सीखने में प्रॉब्लम आना, लर्निंग करने में प्रॉब्लम आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम विकार कहते हैं। तो अधिगम विकार यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारी समस्याएं बच्चों में पाई जाती है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय है। परिचय हम लोग देखेंगे, सीखने की क्षमताएं, अक्षमताएं बच्चों की उन समस्याओं को संदर्भित करती है जो उन्हें पढ़ने लिखने, गणित या अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में सामान्य रूप से सीखने में बाधा डालती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो अधिगम विकार है वो बच्चों में पढ़ने लिखने, गणितीय समस्याएं, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम लर्निंग टाइम में उनको देखने को मिलता है। ये समस्याएं बच्चे की बुद्धि या संवेदी क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है बोल सकते हैं कि जो बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज से परेशान है, ग्रस्त है, वो बच्चे को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका बुद्धि या संवेदी क्षमताएं क्या है, खराब है, कमजोर है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक तरह का डिसेबिलिटी है जो समय के साथ उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीखने की अक्षमताओं के प्रकार, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हालांकि बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग उसी डिसेबिलिटीज को यहाँ डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा है डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया बहुत सारे एग्जाम में 2016 का अगर हम जेटेट देखें, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसलेक्सिया जो है किस प्रकार का विकार है, तो किस चीज में इस बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चों को अक्षरों को उल्टा देखने या पीछे लिखने में परेशानी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग बोलते हैं कि डिसलेक्सिया जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चों को देखने में मतलब अच्छे से साफ सुथरा जो है कोई भी वर्ण या फिर लेटर जो है उनको अच्छे से दिख नहीं पाता, देखने में कठिनाई होती है, उल्टा आगे पीछे होके दिखता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो हमारा है वो क्या है? एक पढ़ने में कठिनाई का एक विकार है। चलिए सेकंड है हमारा डिसकैलकुलिया। तो देखिए डिसकैलकुलिया, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कैलकुलिया। ठीक है, यहाँ हम लोग याद रखेंगे कैलकुलिया। कैलकुलिया, तो कैलकुलिया हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलिया से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। कैलकुलिया मतलब देखिए कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलिया। तो यहाँ से क्या होगा? कैलकुलेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो मतलब प्लस माइनस करने में, यानी कि मैथ्स में यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि डिसकैलकुलिया जो है हमारा, वो किस में प्रॉब्लम करेगा बच्चों को? तो गणित सीखने या समझने में कठिनाई। ठीक है, गणित को सीखने या समझने में कठिनाई को हम लोग अगर किसी बच्चे में अगर हम देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि उस बच्चा जो है वो डिसकैलकुलिया से ग्रस्त है। बच्चों को संख्याओं को समझने, संख्याओं में हेर-फेर करने या गणितीय तथ्यों को सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि डिसकैलकुलिया जो है मैथ्स में बच्चों को कैलकुलेशन, गणित का जो हमारे नंबर्स होते हैं उनमें समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आगे है डिसग्राफिया। देखिए नाम से ही हम लोग देख रहे हैं ग्राफिया। ग्राफ मतलब क्या होता है? ग्राफ मतलब हम लोग रिलेट करेंगे लिखने से। ठीक है, तो डिसग्राफिया यानी कि लिखने में कठिनाई। ठीक है, डिसग्राफिया मतलब लिखने में कठिनाई, बच्चों को लिखावट, वर्तनी या वाक्य संरचना में समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो डिसग्राफिया जो हमारा है लिखने में कठिनाई होती है। फिर है हमारा डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया किसका है? तो डिस्फेजिया जो है भाषा में कठिनाई होती है, बच्चों को जो है बोलने, समझने, पढ़ने या लिखने में समस्या हो सकती है, यानी कि लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्फेजिया बोलेंगे। यहाँ से हम लोगों ने 3 देखा, 4 हम लोगों ने डिसेबिलिटीज को देखा। फर्स्ट है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होगी। डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेट करने में, यानी कि मैथ्स में उनको प्रॉब्लम होगा। डिसग्राफिया यानी कि लिखने में प्रॉब्लम होगा। डिसफेजिया भाषा को समझने में कठिनाई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया क्या है दोस्तों? तो डिस्मॉर्फिया जो है भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। बच्चों में जो है भ्रम की स्थिति, वे कभी कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते कि इसका आंसर जो है यही होगा। तो उनको जो है भ्रम हमेशा लगा रहेगा कि क्या इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। किसी चीज़ को पहचानने में उनको प्रॉब्लम होगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग एक ट्रिक भी देख सकते हैं कि क्या है डिस्मोर्फिया, यानी कि बीच में क्या आया? मोर आया। ठीक है, तो मोर आया, तो एक अगर मान लीजिए यहाँ मोर है, ठीक है, मोर को बच्चा जो है क्या समझ लेगा? मोर को कोई दूसरा मतलब पक्षी समझ लेगा। तो मोर है, मान लीजिए यहाँ क्या है? एक पैरोट। ठीक है, मोर है और एक यहाँ पैरोट है। तो बच्चा जो है वो मोर को क्या देख रहा है कि पैरोट है। ठीक है, यानी कि उनको उसको जो है पता नहीं चल पा रहा है कि ये सही में मोर है या फिर तोता है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है? मिसकंसेप्ट उसको हो रहा है कि जो है उसको भ्रम की स्थिति यहाँ पे हो रहा है, जिससे वो जो है वो क्या करेगा? किसी भी चीज को पहचानने में उसको प्रॉब्लम होती है, यानी कि डिस्मॉर्फिया जो है भ्रम की स्थिति पैदा करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्थेमिया। तो डिस्थेमिया क्या करेगा? बच्चों में तनाव की स्थिति लाएगी। ठीक है, डिस्थेमिया जो है तनाव की स्थिति लाएगी। जो बच्चा है अक्सर तनाव में महसूस करेगा। बच्चों में हमेशा तनाव की स्थिति जो है डिस्थेमिया डिसेबिलिटी से होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या है? तो बच्चों की कम उम्र के अनुसार पढ़ने की असाधारण क्षमता होती है, लेकिन मौखिक भाषा को समझने और उपयोग करने में महत्वपूर्ण कठिनाई होती है। साथ ही सामाजिक बातचीत में महत्वपूर्ण समस्याएं भी होती है। यानी कि क्या बोला है कि बच्चे जो है पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मौखिक भाषा को समझने में उनको क्या होती है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरलेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा था डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या था? पढ़ने में प्रॉब्लम होगा बच्चों में, मतलब वर्ड में उनको कंफ्यूजन होगा, पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। और उसी का टाइप है हाइपरलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। तो यहाँ क्या होगा? बच्चों में मौखिक भाषा को समझने में उनको कठिनाई होगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एडीएचडी। तो एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है इसका फुल फॉर्म। इसमें बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। कहने का अर्थ है कि इस डिजीज में बच्चे जो है क्या होता है? ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है तो उसको पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो और किसी दूसरे बातों को अपने माइंड में चलाता रहेगा, जिससे वह जो है किसी एक चीज पर अटेंशन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? एडीएचडी, यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म, यहां से हम लोग एक चीज समझेंगे कि ऑटिज्म जो है हमारा, ऑटिज्म क्या है? ठीक है, तो ऑटिज्म क्या है? तो कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सिर्फ अपने आप में मग्न रहता है, किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। अगर स्कूल भी जा रहा है तो वो दूसरे बच्चों से बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता और किसी भी चीज को बार बार दोहराता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य है अपने व्यवहार में वो बार बार करेगा, किसी से ज्यादा मतलब लगाव नहीं रखेगा, आत्म केंद्रित होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटिज्म कहेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है? स्वलीनता या आत्म केंद्रिता, जिसे हम ऑटिज्म भी कहते हैं। तो दोहराव और बार बार किया जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो न्यूरो डेवलपमेंट विकार है एक तरह से, इनका जो मानसिक रूप से एक विकार है न्यूरो डेवलपमेंट, उसका डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता। सामाजिक संपर्क, संचार, व्यवहार में चुनौतियां। देखिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक, ये वाला जो हमारा पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑटिज्म से जो ग्रसित जो बच्चे होते हैं वे सामाजिक संपर्क में आने से थोड़ा कतराते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। संचार, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। व्यवहार में भी उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि व्यवहार जो उनका होता है हमेशा दोहराने वाला होता है, तो उन्हें इस चीजों का चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ देखें ऑटिज्म में सामाजिक संपर्क नहीं बना पाता है बच्चा, संचार में प्रॉब्लम होती है और व्यवहार में भी चुनौतियां देखने को मिलती है। विभिन्न स्तरों की गंभीरता, इसमें बहुत सारे स्तर से उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट है हमारा गमक या गतिमान अक्षमता, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो अच्छे से अपना मसल्स को यूज नहीं कर पा रहा है, अपना मतलब बॉडी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार के डिसेबिलिटीज को हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटीज यानी कि गतिमान अक्षमता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों में? तो शारीरिक गतिविधि में कठिनाई होती है, यानी कि बच्चा अच्छे से खेल नहीं पाता, चल नहीं पाता, दूसरे बच्चों की तुलना में चलने, दौड़ने, बैठने, पकड़ने में समस्याएं आती हैं। विभिन्न कारण जो है इसका पैरालिसिस, अस्थि विकृत आदि हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि गतिमान अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सीखने की अक्षमताओं के लक्षण। तो इसमें लक्षण क्या क्या होगा बच्चों में? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग जब ऊपर कंसेप्ट पढ़ लेते हैं यहाँ तो आराम से हो जाएगा। तो पढ़ने लिखने, गणित में लगातार गलतियां करना, पढ़ने लिखने
या गणित में धीमी गति, ये भी होगा। पढ़ने लिखने या गणित में रुचि की कमी भी होगा। कार्य पूरा करने में कठिनाई होगा। संगठन और समय प्रबंधन में कठिनाई होगा। यानी कि ये सभी सारी चीज़ों को बच्चों को फेस करना होगा अगर वो किसी लर्निंग डिसेबिलिटीज से ग्रस्त हैं। चलिए आगे है, सीखने की अक्षमताएं वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे कि जो बच्चे इस लर्निंग डिसेबिलिटीज से ग्रस्त हैं, वे बच्चों में शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनानी चाहिए, आईपी, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा। दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, दृश्य जो बच्चे देख के सीख सके। छोटे चरणों में निर्देश देना, पर्याप्त अभ्यास प्रदान करना, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना, सहयोगी शिक्षण का उपयोग करना और तकनीकी सहायता का उपयोग करना। ये सारी चीजें जो है वो बच्चों में करवानी चाहिए। रणनीतियां इनकी यही है कि शिक्षक को जो है ये सारी चीजों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, समावेशी शिक्षा में सीखने की अक्षमताएं। तो बच्चों को जब हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग पेडागोजी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बच्चों को हमेशा समावेशी शिक्षा पे बल देना चाहिए, बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल करना, यानी कि जो बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से परेशान है, उस बच्चे को भी हम लोग जनरल सामान्य कक्षा में हम लोग वहाँ उनको पढ़ाएंगे, ना कि उनको विशेष कक्षा देंगे। आवश्यक समायोजन और समर्थन प्रदान करेंगे, ठीक है। अन्य छात्रों के बीच स्वीकृति को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है समावेशी शिक्षा में उन्हें सीखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सीखने की अक्षमताएं एक विकलांगता नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अधिगम अक्षमताएं हैं वे क्या एक विकलांगता का पहचान है, तो बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि डिसेबिलिटी है, ये समय के बाद ठीक हो जाता है, बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार है। तो देखिए यहाँ से आप लोग का दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये विकलांगता बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, हमारा न्यूरो डेवलपमेंट एक विकार है। पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें उचित समर्थन मिलना चाहिए। तो क्या बोला गया है, देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चे परेशान हैं, वो बच्चा जो विकलांग नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा न्यूरो डेवलपमेंट विकार से वह ग्रस्त है, और ये बच्चा भी सफल हो सकते हैं। उसको सिर्फ क्या करना चाहिए, एक उचित समर्थन या उचित उनको मार्ग मिलना चाहिए जो उसको सुधार सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए आरपीडब्ल्यू एक्ट जो है 2016 में आया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, तो राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, डिसएबिलिटीज, इसको देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट हमें पूछा जाता है। तो राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इसका फुल फॉर्म हुआ कि यह जो एक्ट है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 एक एक्ट था जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, जो कि 1995 में आया था। उसी के स्थान पर इस एक्ट को लाया गया 2016 में, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, जो बच्चे दिव्यांग है उनके अधिकार के बारे में ए राइट में कहा गया। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1995 में एक पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, ठीक है, उसी के स्थान पर इसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लाया गया। यह जो एक्ट था दिव्यांग अधिकार अधिनियम था, ठीक है। दिव्यांग श्रेणी में वृद्धि किया गया इसमें 7 से 21। कहने का मतलब है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 7 हुआ करता था, विकलांगता यानी दिव्यांगता का जो श्रेणी था वो 7 श्रेणी में हुआ करता था, वो अब कितना होने लगा, तो 21 होने लगा बढ़ के, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, तो 1995 में आया। उसके जगह पे कौन सा एक्ट आया, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया जो कि 2016 में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने श्रेणी में दिव्यांगता थी, तो 7 श्रेणियों में रखी गई थी, लेकिन यहाँ जो है बढ़ा करके 21 श्रेणी में दिव्यांगजनों को वहां रखा गया। अगला है दिव्यांगजन के अधिकारों की सुरक्षा इसमें की गई, ठीक है, कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें क्या होगा, सेम जो समान अधिकार होगा, जैसे जो सामान्य बच्चे हैं उनके जैसा ही एक समान अधिकार उनको भी मिलेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि में समान अवसर, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में समान, यानी कि कहीं भी उनको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखा। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो शैक्षणिक अक्षमताएं हैं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, वे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में कठिनाई होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिसकैलकुलिया, यानी कि जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, मैथ में प्रॉब्लम होगा। फिर है डिस्ग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम होगा। डिस्फेजिया यानी कि भाषा सीखने में प्रॉब्लम होगा। डिसमॉर्फिया, भ्रम की स्थिति, मोर को हम लोग क्या समझ रहे हैं, तोता समझ रहे हैं, तो भ्रम होगा। फिर है डिस्थेमिया, यानी कि तनाव की समस्या बनी रहेगी बच्चों में, ठीक है। हाइपरलेक्सिया क्या था, इसमें भी जो भाषा कौशल का जो विकास नहीं हो पाता है, जिसमें बच्चों को भाषा समझने में प्रॉब्लम होती है। फिर है नेक्स्ट हमारा एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म हमारा है अटेंशन
अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, ये बहुत कंफ्यूजन की दृष्टि में रहता है। फिर है हमारा ऑटिज्म, स्वालेनता जिसे बोलते हैं, आत्मकेंद्रिता, बच्चे बार बार दोहराता है, यह क्या है, न्यूरो डेवलपमेंट विकार है। ठीक है, बच्चे जो है सामाजिक संपर्क नहीं कर पाते हैं, संचार नहीं कर पाते हैं, तो और व्यवहार में चुनौतियां उन्हें देखने को मिलती है। फिर है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चा चलने दौड़ने पढ़ने में पकड़ने में, यानी कोई भी चीज जो फिजिकल वर्क होते हैं उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। फिर है नेक्स्ट हमारा, इधर तो नॉर्मल सब चीज बताया गया है कि पढ़ने लिखने की जो समस्याएं होती है वे सारे हमारे किस में आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज में आते हैं। बच्चों को जो है हमेशा समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए इस प्रकार के बच्चों को। हाँ, फिर लास्ट है हमारा RPWD एक्ट 2016 में आया, 1995 में जो PWD एक्ट आया था उसके स्थान पर आया। इसमें जो है 21 श्रेणी में विकलांगता को बताया गया और इसमें हमारा 7 श्रेणी में था। ठीक है, फिर यहाँ क्या बोला, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य आदि में समान अवसर मिलने का यहाँ प्रावधान किया गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इससे पीछे पहले क्लास हुआ है, उसके सारे PDF वहां पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां जाएं और वहां से इस सारे PDF को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।